हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हमारा वर्ड पॉइंट पे। यहाँ पर जीडी के लिए प्रैक्टिस सेट नंबर 13 है। इससे पहले जो प्रैक्टिस सेट थे वो चैनल में डाल चुके हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसका प्रैक्टिस सेट नंबर 13। देखिए, क्वेश्चन दिया है 32 क्रमांक प्राकृत संख्याओं। पहली 13 संख्याओं के साथ एक्स दे रखा है और अगली 19 संख्याओं के साथ आपसे पूछा है। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक चीज़ समझने वाली है, वो क्या कि जब भी आपको प्राकृतिक संख्या दे रखी हो तो उनके संख्याओं का औसत होता है वो क्या होता है, हमेशा बीच वाली संख्या होती है। जैसे आपको दे रखा है पहली 13 संख्याओं के साथ कितना है, एक्स है। पहली 13 संख्या मान लीजिए कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, इनका जो औसत होगा वो कौन सा होगा, बीच की संख्या। यानी 6 संख्या इधर 6 संख्या इधर, कौन सी होगी, 7वीं संख्या होगी। 1 2 3 4 5 6 7, यानी ये संख्या जो होगी वो क्या होगी, पहली 13 संख्या को औसत होगी। ठीक है, जो किसके बराबर दे रखा है, एक्स के बराबर दे रखा है। अब आपको दे रखा है अगली 19 संख्या को औसत आपसे पूछा है। तो अगली 19 संख्या कौन सी होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। ठीक है, जो भी अगली 19 संख्या है उनका जो औसत होगा वो कौन सा होगा, इनका बीच की संख्या। तो इनकी बीच में संख्या कौन सी होगी, तो 9 इधर हो जाएंगी, 9 संख्या इधर हो जाएंगी। बीच में कौन सी आएगी, 10वीं संख्या आएगी। यानी 10वीं संख्या कौन सी होगी, तो 10वीं संख्या होगी आपकी ये वाली। यानी कि 19 संख्या का जो औसत होगा वो कौन सा होगा, ये वाली संख्या होगी। अब ये संख्या आपसे पूछिए एक्स के संदर्भ में पूछिए। तो देखिए एक्स में कितनी संख्या जुड़ रही है, देखिए कितना जुड़ रहा है, 1 2 3 4 5 6, 6 ये जुड़ रही है और 10 संख्या आपकी ये जुड़ रही है। तो कुल मिला के जो 19 संख्या का जो औसत होगा वो कितना होगा, एक्स प्लस 16। यानी 6 यहाँ पे जुड़ जाएंगे ये संख्या और 10 संख्या आपकी ये हो गई। आपको यहाँ तक आपको पहुँचना है तो कितना हो जाएगा, 6 प्लस 10 यानी कि 16। जो 19 संख्या का जो औसत होगा वो कितना बनेगा, एक्स प्लस 16। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। चलिए नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन पूछा आपसे √ 2 बराबर 1.414 है। और तो √ 2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस 1 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, वर्गमूल आपको निकालना है। तो देखिए क्या करना है आपको, आपको जो करना है वो ये है कि देखिए आपसे पूछा है √2 माइनस 1 अपॉन √2 प्लस के 1 का वर्गमूल पूछा है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए इस तरह सवालों में क्या करना होता है, जो संख्या आपको नीचे दे रखी होती है उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए। तो देखिए √2 माइनस के 1 अपॉन √2 प्लस के 1, √2 प्लस 1 का संयुग्मी क्या होगा, √2 माइनस का 1। ठीक है, इसे ऊपर नीचे गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए आगे, देखिए अब ऊपर क्या बन जाएगा आपका, ऊपर बन जाएगा √2 माइनस 1 का होल स्क्वायर, क्योंकि दोनों सेम ही है। तो ये हो जाएगा आपका अंडर में √2 माइनस के 1 का होल स्क्वायर। नीचे कितना बन जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस के बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर के √2 का स्क्वायर माइनस के 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ऊपर स्क्वायर है, ये वर्गमूल है तो स्क्वायर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस के 1 ऊपर हो जाएगा और बटे में कितना आएगा, तो √2 का वर्ग 2, और 2 में से 1 हटाएंगे तो 1, कुल मिला कितना आएगा, 1 ही आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका √2 माइनस के 1। अब बस √2 की वैल्यू रख दीजिए। √2 की वैल्यू आपको दे रखी है क्वेश्चन में 1.414, 1.414 माइनस का 1 कर दीजिए, 1 घटा दें कितना आएगा, 0.414। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 0.414। मैं आपको ऑप्शन दिखाता हूँ, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका क्या है, सही आंसर है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका 40 नंबर 3। ये आपको क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है इसका। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन कुछ चैप्टर के सारे क्वेश्चन कराए हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, इसका राइट आंसर क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्या 11,284 तथा 7655 को किसी 3 अंकी संख्या से भाग देने पर समान शेषफल प्राप्त होते हैं, 3 अंकी संख्या क्या होगी। देखिए जब भी इस तरह का सवाल हो आपको क्या करना होता है, जो संख्या दे रखी होती है उनका डिफरेंस का आपको एचसीएफ लेना होता है। यानी कुल मिलाकर आपसे इसमें इन दोनों संख्याओं को एचसीएफ यानी कि माज़ाफा आपसे पूछा है। माज़ाफा कैसे निकालते हैं वो देखिए। तो देखिए संख्या दे रखी है 11,284 और दे रखी है 17,655। तो इनका एचसीएफ निकालने का तरीका क्या होता है, या तो भाग विधि से इसका एचसीएफ निकाल लीजिए, या फिर दूसरा तरीका है कि इनका डिफरेंस जो इनका अंतर आएगा, उनका अंतर जो होगा उसका कोई ना कोई फैक्टर इसका डिफरेंस होगा।
सॉरी, उसका कोई ना कोई फैक्टर क्या होगा, एक इसका एस सी एफ होगा। इसका डिफरेंस कितना आएगा, तो 11,284, 17,600, सॉरी 17 नहीं, 76, 55 का डिफरेंस कितना होगा, तो इसका डिफरेंस हो जाएगा आपका 36, 29। ठीक है, ये आपका अंतर आ जाएगा दोनों का। ठीक है, तो जो भी एस सी एफ होगा वो या तो ये होना चाहिए, लेकिन ये तो इससे कटेगा नहीं, तो ये तो एस सी एफ होगा नहीं, लेकिन इसका कोई ना एक फैक्टर इसका एस सी एफ होगा। उसका फैक्टर कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें उसके ऑप्शन की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो ऑप्शन चेक करते हैं, क्या 190 से ये कट जाएगा, तो 190 से आपका ये नहीं कटेगा, तो इसका आंसर नहीं होगा। 191 से भाग देख देखते हैं, 191 से भाग देंगे इसमें, तो देखिए 36, 29 में जब 191 से भाग करेंगे तो कितनी हो जाएगा, एक बच जाएगा पहले, तो कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 171 बचेगा। 119 9 उतार लेंगे, कितना जाएगा, 19 नंबर 171, एक नंबर 9, कितने में कटेगा, तो ये कट जाएगा आपका 19 बार आपका कट जाएगा। इसका मतलब 191 से आपकी ये संख्या पूरी पूरी कट रही है। आपसे पूछा भी है 3 अंक की संख्या कौन सी होगी, 3 अंक की संख्या कौन सी हो जाएगी, 3 अंक की संख्या हो जाएगी आपकी 191, ऑप्शन नंबर 2। ठीक, नेक्स्ट देखिए, 135 किलोग्राम मिश्र धातु ए को 72 किलोग्राम मिश्र धातु बी के साथ मिलाने पर एक नई मिश्र धातु प्राप्त होती है। यदि मिश्र धातु ए में जिंक और कॉपर का अनुपात 4:5 है और बी में जिंक और कॉपर का अनुपात 7:5 है, तो नई मिश्र धातु में जिंक और कॉपर का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमें चाहिए मिश्र धातु में जिंक का मान चाहिए। ठीक है, तो मिश्र धातु ए में जिंक कितना है, तो जिंक और कॉपर का जो रेशियो कितना है, 4:5, जबकि ए का वजन कितना है, ए का वजन 135 किलोग्राम, 4 और 5 कितना हो जाएगा, 9। 9 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर दे रखी है, 135 के बराबर। पूछा क्या हमें जिंक चाहिए, जिंक हमारा है कितना, कितना है, 4 यूनिट जिंक है पहली मिश्र धातु में, तो 9 की वैल्यू 135 है, एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से, 135 बटे में 9, यानी कि 15 किलोग्राम। तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 15 चौक 60, यानी कि 60 किलोग्राम, यानी कि पहली मिश्र धातु में जिंक कितना है, पहली मिश्र धातु में जिंक है आपका 60 किलोग्राम। दूसरी की बात करें तो देखिए दूसरी में अनुपात कितना है, 7:5, 7 और 5 12, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, तो 72 किलोग्राम के बराबर है। ठीक है, तो एक की वैल्यू यहाँ से कितनी जाएगी, 72 बट्टे 12, यानी कि 6 किलोग्राम। पूछा क्या था, जिंक पूछा था, दूसरी में जिंक कितना है, तो दूसरी में जिंक है आपका 7 यूनिट, तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 गुणा 7, यानी कि 42 किलोग्राम। तो कुल मिला के जिंक कितना हो गया, 42 ही हो गया और 60 ही हो गया, तो कितना हो गया मिश्र धातु में जिंक, तो 60 प्लस के 42, यानी कि 102 किलोग्राम। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 आपका क्या है, सही आंसर। चलिए नेक्स्ट देखिए, राहुल अपने बड़े भाई श्याम से 4 वर्ष छोटा है और राहुल की एक बहन भी है जो उससे 3 वर्ष छोटी है। राहुल की आयु, तीनों भाई बहन की औसत आयु का अंतर बताइए आप। देखिए आपको पता है कि जो ये थे हम राहुल की आयु मान लें, ठीक है, ये थे हम राहुल की आयु मान लें हम x वर्ष, तो उसका बड़ा भाई जो श्याम है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, तो x+4 वर्ष हो जाएगी। उसकी जो बहन है यानी कि जो सिस्टर है उसकी आयु कितनी हो जाएगी, सिस्टर की आयु हो जाएगी 3 वर्ष छोटी है, यानी कि x-3 वर्ष। ठीक है, अब इन तीनों की आयु का औसत कितना होगा, औसत बराबर क्या होता है, कुल योग बटे में संख्या, तो कुल योग कितना जाएगा इसका, x+4 प्लस एक्स प्लस के x-3, और ये कितने लोग हैं, 1 2 3, 3 से भाग कर देंगे, ये क्या हो जाएगा औसत। ठीक है, यानी ये औसत कितना हो जाएगा, x+x+x यानी कि 3x, और 4 में से 3 जाएंगे तो 1 बटे में 3, ये क्या आ जाएगा औसत। पूछा क्या, औसत और राहुल की आयु का अंतर पूछा है आपसे। ठीक है, तो अंतर निकाल लेते हैं। अंतर कैसे निकालेंगे, तो देखिए, तो 3x प्लस के 1/3 माइनस के, राहुल की आयु कितनी है x, माइनस के x को माइनस कर दीजिए। ठीक है, x को क्या कर दिए, माइनस कर दीजिए, कितना जाएगा ये 3x प्लस के 1 माइनस के 3x बटे में 3, 3 का गुणा हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3x से 3x खत्म, कितना बचेगा 1/3 वर्ष। अभी वर्ष में, लेकिन ऑप्शन आपके महीने में दे रखा है, तो एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं, 12 से गुणा कर दीजिए, कितना जाएगा ये 4 महीने। ठीक है, कितना आएगा, 4 महीने आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, रेशमा ने 100 पीस अंकित मूल्य पर 15% की छूट के बाद 629 रुपये में खरीदा। 100 पीस का अंकित मूल्य बताइए। तो देखिए, अंकित मूल्य के बाद 15% क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। छूट के बाद में जो हमें पैसा देना होता है वो क्या होता है, हमारा विक्रय मूल्य होता है, या फिर हमारे लिए वो, आप उसको
जैसे रेशमा ने खरीदा तो रेशमा के लिए वो क्या होगा, क्रय होगा। तो 15% की छूट दी जा रही है। 15% का मतलब कितना होता है, 15/100, या फिर आप कह सकते हो 5 से कटेगा 3 बार, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कि 3/20, यानी कि 20 की चीज़ पर 3 की क्या दी जा रही है, छूट दी जा रही है। तो छूट के बाद में क्या मिलता है, 20 की चीज़ थी, 3 पे ही छूट दी थी, तो हमें कितने की मिलेगी, वो 17 में मिल जाएगी। लेकिन एक्चुअल में उसको कितनी की पड़ी है, तो 629 की पड़ी है। तो 70 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 629 के बराबर है। यहाँ से एक की वैल्यू निकाल सकते हैं, 629/17, 17 दिया 51, कितने बच्चे 11, यानी 119, 17 119, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 37 रुपये। पूछा क्या उस पर, उसका अंकित मूल्य कितना था, 20 था। तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी जाएगी, 20 की वैल्यू हो जाएगी 37 × 20, यानी कि 740 रुपये। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट देखिए, ए एक काम को 20 दिनों में करता है, बी उसी काम को 30 दिनों में करता है, दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में कर देंगे। तो देखिए 20 दिन में कर रहा है, एक 20 दिन में कर रहा है, दोनों के काम को ए कर रहा है 20 दिन में, बी कर रहा है 30 दिन में, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, कितना जाएगा 60। तो 20 और 30 का एलसीएम कितना आता है, 60 आता है। 60 क्या हो गया, हमारा टोटल काम हो गया। इसको 20 दिन में कर रहा है 60 यूनिट, और ये कर रहा है 30 दिन में 60 यूनिट। एक दिन में कितने कर रहे होंगे, एक कर रहा होगा एक दिन में 3 यूनिट काम, एक कर रहा होगा 2 यूनिट काम। दोनों एक दिन में कितना कर रहे होंगे, दोनों एक दिन में कर रहे होंगे, तीनों तो 5 काम। पूछा दोनों पूरा काम कितने दिन में खत्म कर देंगे, पूरा काम कितना है, 60 है। पूरा काम खत्म करने में कितना समय लगेगा, तो 60 टोटल काम था, एक दिन में कितना काम करना है, 5 यूनिट, 5 से भाग कर दीजिए, कितना जाएगा, 12 दिन। दोनों लोग मिलकर पूरे काम को कितने दिन खत्म कर देंगे, तो 12 दिन में खत्म कर देंगे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन है, एक विक्रेता 64 रुपये अंकित मूल्य वाले एक कंप्यूटर टेबल पर 18% छूट देता है। अगर फिर भी वह 800 रुपये का लाभ कमाता है तो टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखिए टेबल का क्रय मूल्य पूछा है आपसे, तो 64 रुपये पर कितने परसेंट छूट दे रहा है, तो 18% की छूट दे रहा है। आपको पता होना चाहिए कि 18% की छूट के बाद जो हमारा पैसा मिलेगा हमें, वो क्या होगा, वो हमारा उस वस्तु का विक्रय मूल्य होगा। और क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तभी हमें क्या मिलेगा, तभी हमें क्या मिलेगा, विक्रय मूल्य ही मिलेगा। तो 6400 रुपये पर जब हम 18% की छूट के बाद, तो 18 कितना निकाल दें इसका, 100 - 18 यानी कि 82% निकाल दें। तो ये 82% निकालने के बाद हमें क्या मिल गया, ये मिल गया हमें वस्तु का विक्रय मूल्य, जो किसके बराबर होगा, तो जो क्रय मूल्य इसका मान लेते हैं कितना है, x रुपये। क्रय मूल्य में जब हम लाभ को जोड़ देंगे तभी हमारा क्या मिलता है, विक्रय मूल्य ही मिलता है। तो क्रय मूल्य प्लस लाभ बराबर विक्रय मूल्य, और अंकित मूल्य में से छूट घटाने के बाद जो भी हमें क्या मिलता है, विक्रय मूल्य ही मिलता है। तो दोनों वैल्यू क्या हो जाएंगी, बराबर बराबर हो जाएंगी। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2 0 से 2 0 खत्म, 64 × 82 बराबर x प्लस के 800। ठीक है, तो एक से गुणा कर लीजिए, तो दो अंकों की संख्या गुणा करना मैंने आपको बताया है। दो अंकों की संख्या गुणा कैसे करते हैं, तो 2 × 8 और 2 × 12, 8 × 32, 44, यहाँ से लेके तुम जाएंगे आपके 4, और 8 × 48, 52 बराबर x प्लस के 800। ठीक है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा आपका 5248 माइनस के 800। ठीक है, कितना जाएगा आपका 4448। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 क्लियर। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि कोई मूलधन 4 वर्ष में 20% की दर से तो 2,07,360 रुपये हो जाता है, तो मूलधन का मान बताइए। देखिए ब्याज कैसे है, चक्रवृद्धि ब्याज है, मूलधन का मान निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो देखिए मान लेते हैं मूलधन कितना है आपका पी है। ठीक है, और हर साल कितनी की वृद्धि हो रही है, 20% की वृद्धि हो रही है। तो एक पहले साल के बाद कितना हो जाएगा मिश्रण, 120/100, दूसरे साल के बाद 120/100, फिर 30 साल के बाद में 120/100, और फिर 34 साल के बाद में 120/100, और 4 साल के बाद मिश्रण कितना हो रहा है, तो वो हो रहा है आपका 2,07,360। ठीक है, बस सॉल्व कर लीजिए इसको। देखिए 2 0 से 2 0 खत्म, 2 0 से 2 0 खत्म। ठीक है, अब देखिए 12 से काट लीजिए, 12 से कटेगा ये आपका 12 के 12, 8 बचे, 12 84, 3 बचेंगे, 5 दूनी 24, 9 बचेंगे, 12 96। ठीक है, फिर 12 से काटिए, 12 से कटेगा 12 कम 12, 5 बचे, 12 चौक 48, 4 बचे, 12 चौक 48, 4 बचे, 12 से कटेगा ये 120 बार, 12 से कटेगा आपका ये 10 बार। ठीक है, पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 10 × 100 × 100, यानी कितना आ गया
1,00,000, ठीक है, 1,00,000 रुपए। क्लियर? आपका जो मूलधन होगा वो कितना होगा, 1,00,000 रुपए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए, किसी संख्या को 296 से भाग देने पर 75 प्राप्त होता है। यदि उसी संख्या को 37 से भाग देंगे तो शेषफल कितना प्राप्त होगा। तो इस तरह से सवालों में क्या करना होता है आपको, जो शेषफल दे रखा होता है पहले से उसी में आपको भाग देना होता है संख्या से। यानी 75 में जब हम किससे भाग करेंगे, 37 से भाग करेंगे, तो शेषफल कितना आएगा आपका, एक शेषफल आएगा। एक ही क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका डायरेक्ट तरीका क्या है, यही तरीका है इसका कि जो शेषफल आपको पहले से दे रखा है उसी में आप दूसरी संख्या से भी भाग कर दीजिए। यानी 37 से 75 में भाग करेंगे, शेषफल आपका कितना आएगा, एक आ जाएगा, और यही आपका क्या बनेगा, राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 126 रुपये प्रति किलोग्राम और 135 रुपये प्रति किलोग्राम वाली चाय को एक तीसरी चाय के साथ में 1:1:2 के अनुपात में मिलाया जाता है। यदि इस मिश्रण का मूल्य 153 रुपये प्रति किलोग्राम के बराबर हो तो तीसरी प्रकार की चाय का मूल्य कितना होगा। देखिए, पहले प्रकार की चाय कितनी है, 1 यूनिट है, दूसरे प्रकार की भी 1 यूनिट है, और तीसरे प्रकार की कितनी है, 2 यूनिट है, और तीनों को मिलाकर कितना बनना है एवरेज, तो 153 रुपये प्रति किलोग्राम बेचा जा रहा है। देखिए, मान लीजिए कि तीसरे प्रकार की चाय है, उसका मूल्य कितना है, तो उसका मूल्य एक्स रुपये प्रति किलोग्राम, 100 रुपये प्रति किलोग्राम है। तो कुल मिला के मूल्य कितना बन जाएगा, 126 के हिसाब से 126 रुपये वाली कितनी है, 1 यूनिट है, प्लस 135 वाली कितनी है, वो भी 1 यूनिट है, और 100 रुपये वाली कितनी है, वो आपकी 2 यूनिट है। कुल मिला के कितना हो जाएगा, तो देखिए एक और एक और दो, 4 यूनिट जो दाल है, सॉरी चाय है, वो किस रेट की है, तो 153 रुपये प्रति किलोग्राम की है। ये भी कुल मूल्य है, ये भी कुल मूल्य है, दोनों बराबर बराबर हो जाएंगे। वैल्यू रख दीजिए, मतलब सॉल्व कर लीजिए इसको, 126 प्लस के 135 प्लस के 2x बराबर में ये हो जाएगा 4×3=12 और 15×7=61। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसको, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4×5 और 261, 2x बराबर 612। ठीक है, इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो देखिए 261 इधर जाएगा तो 2x बराबर हो जाएगा 612 माइनस के 261, घटाएंगे कितना आएगा, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, यानी कि 2x के बराबर 35, तो x बराबर हो जाएगा 351/2, यानी कि 175.5। तो मिश्रण का मूल्य कितना हुआ, 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। तो मिश्रण का मूल्य नहीं, जो तीसरे प्रकार की चाय बनाई जा रही है उसका मूल्य कितना हुआ, 175.5 रुपये प्रति किलोग्राम। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 3:7 है, उनका योग 180 है, दोनों संख्याओं का धनात्मक अंतर ज्ञात कीजिए। अंतर आपको निकालना है, तो इस क्वेश्चन का आंसर को आपको सॉल्व करिएगा। इस क्वेश्चन का आंसर पे आप क्या करिए, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, कोशिश करिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, यदि ए का वेतन बी के वेतन से 25% अधिक है तो बी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट कम है। तो इसका डायरेक्ट तरीका क्या होता है, इसका डायरेक्ट तरीका होता है जिससे जितने परसेंट अधिक है उतना ऊपर रखिए, बटे में 100 प्लस जितना अधिक है उतना, यानी कि 25 गुणा कर दीजिए 100 का, कितना जाएगा 25 बटे में 125 गुणा 100, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 20 बार, यानी कितना परसेंट आ जाएगा, 20%। ठीक है, यानी कि दूसरा वेतन कितना कम परसेंट कम है, तो 20% कम है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखिए, एक खुदरा व्यापारी को किसी वस्तु के छपे मूल्य पर 40% का बट्टा मिलता है, वह व्यापारी उस वस्तु को छपे हुए मूल्य पर ही बेचता है, तो उसका प्रतिशत लाभ बताइए। देखिए 40% बट्टे के बाद मिलता है, तो 40% का मतलब कितना होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है, 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5, 5 की चीज़ 2 की छूट पर मिल रही है, बट्टे का मतलब छूट पर मिल रही है, तो 5 की चीज़ कितने मिल रही होगी, 2 की छूट के बाद, यानी कि 3 पे मिल रही होगी। अब वो कह रहा है कि उसे अंकित मूल्य पर ही वो चीज़ बेचनी है, कितने बेचनी है, उसे 5 पे बेचनी है, तो कितने का लाभ कमाएगा, वो 2 पर लाभ कमाएगा। 3 की चीज़ को 5 में बेचेगा, 2 का लाभ कमाएगा, कितने परसेंट का लाभ कमा रहा है, तो 2 का लाभ कमा रहा है कितने पे, क्रय मूल्य यानी कि 3 पर, गुणा कर दीजिए 100 का। 2/3 किसका बराबर होता है, 66 सही 2/3% के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2530 में कम से कम कितनी संख्या जोड़नी चाहिए ताकि कुल योग 27 से पूर्ण विभाज्य हो। कम से कम आपसे पूछा है, तो देखिए 27 से जो संख्या विभाज्य होगी वो 27 के फैक्टर यानी कि 9 से भी कटनी चाहिए, तो 9 से कटने के साथ क्या होती है, उस संख्या के अंकों का योग 9 से कटना चाहिए। तो 2530 के अंकों का योग कितना है, 2 और 5 7 और 3 8, सॉरी 2 और 5 7 और 3 10,
अंकों का योग कितना है इसका 10 है। तो हम इसमें कितना और जोड़ दें कि बस 9 से कट जाए, तो आप कहेंगे कम से कम कितना जोड़ना चाहिए। 9 से कटने के लिए आपको 18 चाहिए। 18 में जोड़ने के लिए 18 बनाने के लिए इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, कम से कम 8 जोड़ना पड़ेगा, तभी 18 बनेगा, जो कि 9 से आपका विभाजित हो जाएगा। तो देखिए इसका मतलब इसमें कितना कम से कम कितना जोड़ना चाहिए, कम से कम आपका 8 जोड़ना चाहिए। 8 जोड़ने पर आपकी संख्या ही 9 से विभाजित हो जाएगी। जब 9 से विभाजित हो जाएगी तो 27 से विभाजित भी हो ही जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, राजीव के वेतन में 20% की कमी हुई है, उसके अगले वर्ष 20% की वृद्धि हुई है, उसके मूल वेतन में कितना प्रतिशत की प्रभावी परिवर्तन हुआ है। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा एक्स प्लस वाई माइनस के एक्स वाई अपॉन में प्लस के एक्स वाई अपॉन में 100। ठीक है, वृद्धि प्लस को दर्शाती है और कमी माइनस को दर्शाती है। कितनी कमी हुई है, 20 की कमी हुई है, तो माइनस का 20 कर दीजिए। वृद्धि हुई है तो प्लस का 30 कर दीजिए। ठीक है, प्लस माइनस के 20 गुणा 30/100। ठीक है, तो ये कितना जाएगा, 20 में से 30 घटाएंगे तो प्लस के 10 बचेगा, और माइनस इंटू प्लस यानी कि माइनस आ जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा आपका 20 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा 6 बार, फिर माइनस के 6, कुल मिला कितना आ गया 4%। कितने परसेंट का परिवर्तन हो रहा है, 4% की आपको वृद्धि हो रही है। ठीक है, 4% की वृद्धि हो रही है। नेक्स्ट देखिए, एक फल विक्रेता एक नारियल 480 रुपये में खरीदता है, सॉरी एक दर्जन नारियल 480 रुपये में खरीदता है, उसे प्रति जोड़े नारियल का विक्रय मूल्य क्या रखना चाहिए ताकि वह 20% का लाभ कमा सके। देखिए एक दर्जन नारियल कितने में खरीद रहा है, एक दर्जन नारियल खरीद रहा है 480 रुपये में। एक दर्जन में कितने नारियल होते हैं, 12। 12 का जो क्रय मूल्य वो कितना है, 480 है। तो एक का कितना होगा, 480/12 यानी कि 40 रुपये होगा। दो का कितना होगा, दो का हो जाएगा 80 रुपये। ठीक है, दो का मैंने किस लिए निकाला, क्योंकि वो एक जोड़े का विक्रय मूल्य पूछ रहा है, तो एक जोड़े का क्रय मूल्य कितना हो गया, एक जोड़े का क्रय मूल्य हो गया 80 रुपये। अब 20% लाभ पर बेचना चाह रहा है, तो कितने में बेचेगा, तो 80 वाली चीज़ 20% लाभ पर बेचेगा, डायरेक्ट 120% निकाल दीजिए इसका, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, 5 से कटेगा 16 बार, 16 छक्के 96, 96 रुपये। यानी कि वो 80 वाली चीज़ को कितने में बेचेगा, 96 रुपये में बेचेगा। यानी कि एक जोड़े जो नारियल होंगे वो कितने रुपये में बेचे जाएंगे, तो 96 रुपये में बेचे जाएंगे, जिससे उसे 20% का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखिए, एक्स एक काम को 40 घंटे में कर सकता है, एक्स के 8 घंटे काम करने के बाद वाई उस काम को 16 घंटे में पूरा कर सकता है। दोनों साथ मिलकर उस काम को कितने घंटे में पूरा करेंगे। देखिए एक्स कितने घंटे में कर रहा है, 40 घंटे में कर रहा है। मान लीजिए टोटल काम कितना है, 40 यूनिट है। एक्स कितने घंटे में कर रहा है, एक्स कर रहा है 40 घंटे में। टोटल काम भी हमने कितना मान लिया, टोटल काम मान लिया हमने 40 यूनिट। एक्स एक घंटे में कितना काम कर रहा होगा, 1 यूनिट कर रहा होगा। एक्स ने कितने घंटे काम किया है, एक्स ने 8 घंटे काम किया है। तो 8 घंटे में कितना काम किया होगा, 8 गुणा 1 यानी कि 8 यूनिट काम कर दिया होगा। कितना काम बचा 32 यूनिट। इस काम को किसने किया है, इस काम को बाई ने किया है, कितने घंटे में, 16 घंटे में। तो बाई 16 घंटे में कितना काम कर रहा है, 32 यूनिट काम कर रहा है। तो एक घंटे में कितना कर रहा होगा, एक घंटे में 32/16 यानी कि 2 यूनिट काम कर रहा होगा। कितना कर रहा होगा, 2 यूनिट काम कर रहा होगा। यानी कि भाई एक घंटे में कर रहा है 2 यूनिट काम, एक ही घंटे में करता है 1 यूनिट काम। पूछा है दोनों लोग मिलकर कितना घंटे में पूरा कर देंगे, दोनों का 1 घंटे का काम कितना है, तो एक्स प्लस वाई का 1 घंटे का काम कितना है, 1 घंटे का काम है आपका 1 + 2 यानी कि 3 यूनिट काम है। तो टोटल काम कितना था, 40 था, तो 40 को करने में कितना समय लगेगा, तो 40 को करने में समय लगेगा 40/3 यानी कि 13 = 1/3 घंटे। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वार्षिक ब्याज की दर पर वार्षिक ब्याज रूप से सॉरी ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित होने पर 20,000 रुपये की राशि 5% वार्षिक दर से प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 2050 रुपये है। समय अवधि ज्ञात कीजिए। देखिए इसका जो फॉर्मूला वगैरह है वो तो आपका उस तरीके से निकालेंगे, आपको काफ़ी टाइम लगेगा। इसका शॉर्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आपको मूलधन दे रखा है 20,000 रुपये, ठीक है, दर दे रखी है आपको 5% की, और ब्याज दे रखा है 2050 रुपये। ठीक है, आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या अप्लाई करना है कि 1 साल के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज दोनों क्या होते हैं, समान होते हैं। यानी 1 साल के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज में कोई अंतर नहीं होता है। पहले साल का इसका
चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, तो 20,000 का 5% निकाल दीजिए, कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, यानी पहली साल के लिए जो ब्याज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, पहली साल के लिए ब्याज होगा वो कितना होगा, 1,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, ये तो अगर साधारण ब्याज के मैटर में। यदि हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करें, चक्रवृद्धि ब्याज में सेकंड दूसरी साल क्या होगा, दूसरी साल जो होगा वो क्या होगा, दूसरी साल आपको 1,000 रुपये तो मिलेंगे ही मिलेंगे, यानी कि जो पहली साल ब्याज मिला था उतना ब्याज आपको दूसरी साल तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो पहली साल आपको ब्याज मिला था उस पर आपको 5% दर से आपको और ब्याज मिलेगा एक्स्ट्रा। तो 1,000 का 5% कितना हो जाएगा, 1,000 का 5% हो जाएगा 50 रुपये, यानी कि आपको 50 रुपये ब्याज आपको और मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिला के 2 साल का ब्याज कितना हो गया, तो कुल मिला के 2 साल का ब्याज हो गया 1,000 प्लस 1,000 प्लस 50, यानी कि 2,050 रुपये। आपसे यही पूछा था कि 2,050 रुपये ब्याज कितनी साल में मिल जाएगा, तो 2,050 रुपये ब्याज कितनी साल में मिल गया आपको, 2 साल में मिल गया, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।